नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, अक्सर हम राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं उसके आयाम की, और साथ ही हम चर्चा करते हैं कि राजनीति में बदलते हुए समीकरणों की। लेकिन हम बीच में उन आयामों की भी चर्चा करते हैं या उन स्ट्रेटजीज और नीतियों की चर्चा करते हैं जो विशेष रूप से बाहर से ली गई होती हैं, या अगर बाहर से नहीं ली गई हैं तो कम से कम जो यहाँ की नीतियां हैं वो उन नीतियों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। दरअसल भारत में पिछले 9 वर्षों में बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, उनमें सुधार किए गए, और एक एक करके देखा जाए तो वहां नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया। ये एक प्रक्रिया थी एक सिटीजन को सब्जेक्ट बनाने की। जो यात्रा शुरू होती है ये सिटीजन से स्टार्ट होती है और इसका लक्ष्य है जनता को सब्जेक्ट बनाना। अब ये नागरिक से प्रजा, यानी कि हम राजशाही राजतंत्र की ओर जा रहे हैं। सेंगोल तो ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन यहां पर हमेशा कर्तव्यों की बात हुई, अधिकारों की बात नहीं हुई। हमने एक एक करके ऐसे एक्ट लाए जहां पर आपकी आजादी का ह्रास हुआ। आप फॉरेस्ट एक्ट लीजिए, डेटा प्राइवेसी एक्ट लीजिए, जीएसटी के एक्ट्स लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लीजिए, सेडिशन के एक्ट्स लीजिए, जासूसी और पेगासस के जो निर्णय थे उनको लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत कुछ हुआ, सीएए का नाम लीजिए, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए, आरटीआई के अधिकारों को कम कर दिया गया, टैक्स लॉज में चेंजेस किए गए, और सबसे बड़ा जो आपसे कुछ छीना गया है आईबीसी के द्वारा, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ के द्वारा जितने बड़े चोर उचक्के थे उनको एक एक करके वो सुविधाएं दी गई जो भारत में आज तक कभी नहीं मिली थी, जिसको आमतौर पर बैंक्स में हेयर कट्स कहा जाता है। और ये हेयर कट्स 5% से लेकर 95% तक, यानी कि भारत की लूट का आपको अधिकार है। आप लूटिए और बाहर चले जाइए, और एक एक करके खबरें इसमें आती भी रहती हैं। आपके अधिकारों को, यानी कि दीवार में से एक एक ईंट सरकाई गई, और हम शायद उस बात को समझ ही नहीं पाए। ये कुछ वैसा ही होता है कि जैसे एक मेंढक को ठंडे पानी में डाल दो और उसके नीचे स्टोव जला दीजिए, धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा और मेंढक अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करता चला जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सीमा क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है और उसकी डेथ होती है। ये थ्योरी आरएसएस बीजेपी की कहां से निकल के आती है? ये निकल कर आती है चाइनीज स्ट्रेटेजिक थ्योरी, फेमस, जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। जी हाँ, मैंने इसका उपयोग किया है। दरअसल ये जो सारी की सारी थ्योरी है, ये छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशनों को चलाकर और बिना किसी ज्यादा मेहनत के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और फिर उनको वापस कभी नहीं दिया जाता। जैसे भारत का डेप्सोंग और डैम चौक के 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक के द्वारा चीन ने भारत से छीन लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए सिवाय इसके कि नेगोशिएट करने के। ये कोई नई शब्द, नई रणनीति नहीं है, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इसको ओपनली यूज किया जाता है। सलामी स्लाइसिंग का शब्द पहली बार हंगरी के कम्युनिस्ट नेता मात्यास राकोसी ने 1940 के दशक में किया था। यहां पर बिना किसी धमकी के, बिना किसी थ्रेटनिंग के, आप डिवाइड एंड रूल या फिर बांट दो और जीत जाओ, इसका खेल करते हुए आप वो जंग जीतते चले जाते हैं। छोटे छोटे गुप्त एक्शन लिए जाते हैं और खुले तौर पर उसको जाहिर नहीं किया जाता है। आप कंट्री को भी डिवाइड करते चले जाते हैं कम्युनिटीज में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, और ये नहीं हो पाता कि हाँ लगे कि बड़ा युद्ध हो रहा है। हर चीज, हर स्टेप एक छोटा है, लेकिन हर छोटा स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गर्म पानी के अंदर पड़ा हुआ मेंढक, यानी कि फ्रॉग। सलामी स्लाइसिंग की इस टेक्निक को जिस खूबसूरती से भारत में पिछले 9 साल में आरएसएस और बीजेपी ने लागू किया, वो अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी और मोदी जी का रिश्ता बहुत क्लोज है जिनपिंग से और चाइना से, और ना जाने कितने चक्कर उन्होंने वहां के काटे हैं।
हम समझ नहीं पाए कि इस दौरान उन्होंने इस सलामी स्लाइसिंग को इंडिया के अंदर लागू किया, और हम सोचते रहे कि शायद हमारे भले का काम हो रहा है, लेकिन एक एक करके हमसे अधिकार छीन लिए गए, एक एक करके हमको कर्तव्य के पाठ पढ़ाए गए, एक एक करके हमको मोहल्लों में और शहरों में बांट दिया गया, एक एक जगह पर बांट दिया गया कि आपकी वो पहाड़ी है, मेरी वो पहाड़ी है। मणिपुर में हम बढ़ते चले गए, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाए कि हम जिस पानी में पड़े थे पानी लगातार गर्म होता चला जा रहा था। ये सब्जेक्ट है आज का कि बीजेपी आरएसएस applied Chinese art of salami slicing in India to subjugate Indians, to convert citizens into the subjects through the multiple actions। मैं स्वागत करूंगा अपने इस प्रोग्राम के अंदर सभी बेहतरीन यहाँ पर विश्लेषक और पत्रकार हैं, शीबा असलम फहमी जी, आनंद वर्धन सिंह जी, सुनील शुक्ला जी, हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में जुड़े। आज आनंद जी की कुछ समय की बाध्यता है, मैं सम्मान करता हूं उनका। सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए कि जितनी बेहतरीन ढंग से सलामी स्लाइसिंग को मोदी सरकार ने आरएसएस के साथ मिलकर लागू किया, इवन चाइनीज भी सोचते होंगे वी कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ नाउ इंडियन बुक दैट इंडिया इज डूइंग समथिंग व्हिच वी कुड नॉट डू एक्चुअली। आनंद वर्धन सिंह जी। जी, मैं दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना है, कुछ एक पहले से कार्यक्रम थे, लेकिन मैं थोड़ा इसमें सलामी स्लाइसिंग को थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा। चाइना की जब सलामी स्लाइसिंग 1940 की और आज में फर्क है, वो पूरा हड़पता है। उसका एक मैं छोटा उदाहरण देके तब मुख्य मुद्दे पे आ जाऊं। चाइना का आज जो टोटल चाइना का एरिया है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया, और उसमें से 6.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सलामी स्लाइसिंग कर करके उन्होंने दूसरे का ऑक्युपाई कर रखा है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि अब सलामी स्लाइसिंग नहीं, अब बड़ा हिस्सा ही उनका हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तिब्बत का 2.5 मिलियन, साउथ मंगोलिया 1.8 मिलियन, ईस्ट तुर्किस्तान 1.8 मिलियन और मंचूरिया 0.79 मिलियन, ये उन्होंने जो सलामी स्लाइसिंग का कंसेप्ट था उससे धीरे 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 करके पूरा ही खा लिया है। खतरा आज देश के सामने ये है जब सलामी स्लाइसिंग इसको करते हैं कि ये आपको जो जैसा दिनेश जी आप कह रहे हैं, ये हमारे अधिकार धीरे धीरे नहीं है, किश्तों में कर करके वो सलामी स्लाइसिंग करके आपको, जो आपने बिल्कुल ठीक से कहा कि नागरिक से प्रजा बनाने की वो है। और ये सबको समझना भी होगा कि ये हो क्या रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी आम आदमी के लिए, राज किसी का हो, आज भी राज किसी का हो, मुझे हमको और आपको क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी उपलब्धि और एक उपलब्धि थी इस देश में कानून का और संविधान का शासन, और दूसरा सबके लिए समान संहिता और सबको वोट का अधिकार। मेरा वोट, अंबानी जी का वोट और मेरा जो ड्राइवर है उसका वोट एक बराबर है, ये इसमें किया गया था। अब जब इसकी बात आ रही है तो जो बीजेपी जिस काम में सिद्धहस्त है और जिस काम में बीजेपी की मास्टरी है, वो काम ये है कि वो धीरे धीरे कई चीजों को चेंज करते हैं। जब आप सलामी स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं तो विवेक देवरॉय के उस लेख को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात की है। और वो भी एक बात अजीब सी है कि विवेक देवरॉय हैं कौन और कहां बैठे हैं। विवेक देवरॉय इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है। मेरे दफ्तर में मैं आज बैठा हूं, मैं कोई स्टेटमेंट इशू करूं कि भाई ये दिनेश बोरा जी और ये सब लोगों का चैनल को बंद कर देना चाहिए, और फिर मेरा ड्राइवर उसमें एक बिना अपना ड्राइवर का किए वो एक स्टेटमेंट करेंगे, नहीं, ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। विवेक देवरॉय इज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक, वो कैसे उनके दफ्तर से कहा जा सकता है कि उनका पर्सनल कैपेसिटी में था। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है, और ये सिर्फ पानी टेस्ट करने की बात है, दे आर टेस्टिंग द वाटर। और उसमें जो बातें कही, क्योंकि ये बात सिर्फ इन्होंने नहीं कही है, ये बात इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से जिसने हिंदुस्तान की, मतलब हम इसलिए कहेंगे कि वो न्याय व्यवस्था को शर्मसार किया है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हमारे गोगोई साहब, वो ऐसे चीफ जस्टिस जिनके ऊपर महिला यौन पीड़न का एज चीफ जस्टिस आरोप लगा, उन्होंने खुद ही अपनी अदालत बुलाई, खुद ही गवाही दी, खुद ही जज बन गए और खुद ही उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें वो नहीं हूं। ये मैं इसलिए बार बार इन चीजों को कहता रहता हूं कि कौन कहां खड़े होकर क्या बोल रहा है। अब वो कहते हैं कि ये सारी चीजों में आप देखेंगे सिमिलैरिटी है। जब मोदी जी लाल किले पे चढ़ के कहते हैं कि 1000 साल की गुलामी, तो वो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। जब विवेक देवरॉय कहते हैं कि गुलाम भारत और ये कॉलोनियल लेगेसी है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की,
तो वो उसी बात को आगे, उस चर्चा को ही आगे कह रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से इन टैंडम है। अब वो क्या कहते हैं, वो खतरनाक है। जिस बात को मैं बहुत संक्षेप में कह के फिर निकलूंगा, वो कहते हैं द प्रेम्बल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल, और वो फिर नाम लेके बोलना है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। क्या इसको हमें फिर से एड्रेस करना है? मतलब इस देश की, हमारी और आपकी आत्मा की, हमारे और आपके नाक, कान, आंख, मुंह, सांस लेने का ये सब, ये जो है, इसको क्या एड्रेस करने की जरूरत है? आप देखना बंद कर दीजिए, आप सूंघना बंद कर दीजिए, आप बोलना बंद कर दीजिए, ये उस तरह की बात है। सोचो, हमारे प्रेम्बल के वो बेसिक उसको कहते हैं दिस इज टू बी एड्रेस। और ये समझना दर्शकों को जरूरी है। मैं छोटे छोटे 2-3 चीजें बता दूं। हमारे जो राइट्स हैं उसको हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें कहता है, वो कुछ लोग उसको कहते हैं दान दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनका नमक खाया है इसलिए उनके साथ रहिए, और कुछ लोग कहते हैं आप लाभार्थी हैं। वो मेरा हक है। इस देश के संविधान ने मुझे राइट टू फूड दिया है। ये इस देश की स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मुझे मेरे भोजन का इंतजाम करे। इस जो मॉनसून सेशन हुआ उसमें बहुत ही निर्लजता और बेशर्मी के साथ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो गया था, उसके बाद सरकार ने लगातार बिल पास कराते रहे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो कोई नया बिल पास नहीं होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सरकार के इस समय दुविधा में, सरकार में को अपने को प्रूव करना है कि दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कुल 23 बिल पास हुए इस मानसून सत्र में। 23 बिल का आप सब लोग, मतलब आप लोग विस्तार से रोज आप लोग चर्चा करते रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। 3-4 बिल, और जिसमें कहां कहां खतरा है। एक डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन बिल है। हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा राष्ट्र है जिसका जो हमारे जो डेटा है उसकी डेटा प्रोसेसिंग यूएस में होगी। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। ना यूरोप की कोई कंट्री इसको अलाउ करती है, ना चीन अलाउ करता है, अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे डेटा को जैसे तोड़ मरोड़ के जैसे चाहेंगे वैसे अमेरिकन यूज करेंगे। आपने उससे अपना हक खो दिया है, और आपने उसमें एक क्लॉज लगाया है कि हमारे यहां अगर तुम अपने यहां तो इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, नाबालिग लड़की का यौन शोषण होता है, तुम 45 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं करते हो, तुम कह रहे हो अमेरिका में जाके हमारा वो होगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो एक तो डेटा बिल की बात है, ये बहुत ही खतरनाक है। फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन बिल है उसका नाम उन्होंने कुछ नया कर दिया है, हिंदी नाम कर दिया है। उस फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब आपको फॉरेस्ट काटने के लिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक उसमें हैं, अब स्ट्रेटेजिक सरकार बताएगी क्या क्या स्ट्रेटेजिक। अब स्ट्रेटेजिक में अडानी जी भी घुसे हुए हैं, अंबानी जी भी घुसे हुए हैं। आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जंगल काट दूंगा अगर मैं स्ट्रेटेजिक एरिया में कुछ काम कर रहा हूं, और ये लोग स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहे हैं। अब एक आया है जन विश्वास बिल, उसमें फार्मेसी में मैं नकली दवा बनाऊंगा और आप मुझे कोई वो नहीं, आप मुझे जुर्माना करके कर देंगे। नकली दवा अगर मैं रोज बना रहा हूं तो दिनेश जी आप बंबई में रहते हैं, वो मैं नाम भूल रहा हूं उसका, पोपट या कौन सा इंश्योरेंस कहा जाता था, जिसमें वो फ्री में ट्रेवल करते थे बिना टिकट, और अगर पकड़ जाते थे तो आप जाके अपना पैसा वसूल लीजिए। तो उसी तरह से नकली दवाओं में भी है। 1 लाख में 1 आध लोग पकड़े जाएंगे, वो जुर्माना देके छूट जाएंगे, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का बार बार है वो, जिस तरह से उन्होंने न्यायालय की वो की है। एक खतरनाक 1-2 चीजें और बता दो। एक और बिल निकला है इसमें से जो आम आदमी की, क्योंकि स्क्रूटनी नहीं हुआ है ना संसद में, इसमें कोई बातचीत हुई है, माइंस एंड मिनरल्स बिल्स भी पास हुआ है। और सुन के दर्शकों को ताज्जुब होगा, हमारे जो 12 एटॉमिक मिनरल्स होते हैं उसमें से 6 मिनरल, जो अभी एटॉमिक मिनरल को केवल सरकारी उसको माइनिंग कर सकती थी, उसमें से 6 मिनरल को खोल दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी जाके माइनिंग करो। और ये जो मणिपुर और कश्मीर की जो समस्या हो रही है, इसका कहीं ना कहीं वहां रिलेशनशिप है। आप एटॉमिक मिनरल्स को प्राइवेट हाथों में आपने ठीक से सौंप दिया है। और अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आप कह रहे हैं गुलामी के प्रतीक हैं। इससे मुझे लगता है कि गुलामी की बू आ रही है। आपने ये सब बंद किए हैं, और इसके जगह पे आपने इतने खतरनाक कानून अब ला रहे हैं। पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी 90 दिन तक, उसको बताने की भी जरूरत नहीं। पुलिस आप, मतलब वो इतने आप इस तरह की पुलिस स्टेट बना रहे हैं।
लास्ट एक बात इसलिए क्योंकि आपने वो बात कही थी, चीन की बात से शुरू हुआ था, आपने मोदी जी का चीन से रिश्ता बताया। मोदी जी का चीन से रिश्ता मैं कई उसमें कह चुका हूं, जहां मुझे मौका मिलता है मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहा है। मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर 2011 में स्मगलरों को छुड़वाने के लिए चीन गए थे, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने इस पे को किया है, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 22 स्मगलर पकड़े गए थे डायमंड के, हांगकांग से चीन में स्मगलिंग करते हुए। मोदी जी सेल्फ एडमिटेड हैं, चीन में जाके इन्होंने उनकी पैरवी की, उन स्मगलर्स की। ऑन रिकॉर्ड है, जयशंकर जी को उसमें इन्वॉल्व किया, वो समय एम्बेसडर थे। उसमें से 11 का क्विटल हुआ, 11 को सजा मिली। और मोदी जी आज आके यहां बताते हैं कि फलाना ने वो लिया है पैसा चीन से। अरे इस दुनिया में शायद अकेले इतिहास में होगा जब कहीं पे स्मगलर की पैरवी करने उस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री जा रहा है। मैं अभी इतना ही कह रहा हूं क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की एक सीमा है, इसलिए मैं